नमस्कार दोस्तों। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जैसा कि हमने इस चैप्टर को अपने पहले भाग में बताया था कि पहली और भुजू जो है काफ़ी एक्साइटेड थे ये ताजमहल को देखकर, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने इस हेरिटेज के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। वो देखते हैं कि जो उनका मोनूमेंट्स यानी उनका जो हेरिटेज के रूप में ताजमहल है वो काफ़ी अब पीलापन पड़ता हुआ नज़र दिखाई दे रहा था। इस कारण वो काफ़ी इसको लेकर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि आखिर कारण क्या है कि हमारे ये उस वातावरण में इतनी तेज़ी से जो है पोल्यूशन हो रहा है। तो एक इसका सबसे बड़ा रीज़न तो पॉपुलेशन जो है हमारा वो सबसे बड़ा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पेड़ों की कटाई होती जा रही है, कल कारखाने बनते जा रहे हैं, तो ये बहुत सारी एक्टिविटी है। और जैसा कि बहुत सारे आजकल आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम वर्क हो भी हो रहा है, तो ये सब उसके बहुत बड़े फैक्ट है। और जैसे फिर मैंने बताया कि हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, कैसे पॉल्यूटेड होता है, एयर पॉपुलेंट्स की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक फिगर भी आपको उस फिगर में दिखाया था जो स्टार्टिंग में ही दिया था, स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री, है ना। और इसके थ्रू फिर मैंने आपको बताया कि एयर पॉपुलेशन ड्यू टू द ऑटोमोबाइल्स, आप देख सकते हैं फिगर में भी मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल करके आपको वो दिखा रहा हूँ, देखिएगा, है ना। जूम करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से भी हमारे चीज़ों को बहुत काफ़ी नुकसान पहुँचता चला आ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर को। तो आइए अब हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट भाग में, जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि आगे के भाग में क्या कैसे भुजू और पहेली ने डिस्कशंस किया। आइए देखते हैं। कह रहा है कि भुजू रिमेंबर्स सीइंग अ थिक फॉग लाइक अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। दिस इज स्मोक विच इज मेड ऑफ द स्मोक एंड फॉग। स्मोक में कंटेन oxides of nitrogen which combine with other air pollutants and fog from smoke. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in children. जैसा कि भुजो बता रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि एक बहुत मोटी फॉग जो है, एक लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर में, स्पेशली ये विंटर सीजन में बनता है। और ये होता कैसे है कि स्मोक जो आपका बनता है वो स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन से बनता है। स्मोक जो है वो कंटेन करता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को, जो कंबाइन करके एयर पॉपुलेट करता है, आपको एयर पॉल्यूएंट्स करता है। फॉग जो स्मोक होता है इसमें, और उसके कारण जो रोग होते हैं वो खास तौर पे समस्या होती है सांस लेने में, यानी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होता है। और इसके जो पेशेंट होते हैं खासतौर पे अस्थमा होता है, और कफ मीन्स खांसी भी बहुत तेजी से आने लगती है। और खासतौर पे ये चीज़ें जो है बच्चों में एक वीजिंग नाम का एक डिसीज होता है जो पनप जाता है। और कह रहा है कि मेनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द केसिंग एयर पॉपुलेशन एंड पेट्रोलियम रिफाइंस एंड मेजर सोर्सेस ऑफ gaseous pollutants like sulfur oxide and nitrogen oxide, sulfur dioxide produced by the combination of fuels like a coal in a power plant. It can cause respiratory problems and including permanent lung damage, and you have already studies about that the burning of fossil fuels in chapter 5. इसमें आपको बता रहा है कि इन सबके कारण क्या है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, और हमारा जो एयर है वो इस तरीके से पोल्यूशन फैलता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज के कारण भी एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके गैसियस पॉपुलेशन लाइक का, जैसे सल्फर ऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ। ये क्या करता है, ये सारे फ्यूल्स जो है कोल पावर प्लांट्स के थ्रू निकलते हैं, और यही हमारे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता है। और ये अगर हम ये जोड़ दें कि परमानेंट जो लंग डैमेज होता है, ये इसका ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो हमारे चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी बहुत बड़ा केस करता है, यानी इस पे बहुत बड़ा मैटर करता है। तो अदर काइंड्स ऑफ पॉपुलेंट्स आर कार्बोफ्लोरोबन्स जो है, यानी CFCs विच आर यूज इन द रेफ्रिजरेटर्स, यानी आप जो घर में फ्रीज रखते हो ना उसमें आप यूज करते हो, जैसे एयर कंडीशनर है और आपके एरोसोल स्प्रेज है। आप CFC डैमेज करके ओजन लेयर जो आपका एटमॉस्फेयर में है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होता है इससे। रिकॉल दैट ओजन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो हमारे ओजोन लेयर है वो हमको अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उससे बचाता है, सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इन हरकतों की वजह से ये डैमेज हो रहा है, और आने वाले समय में हमारा जो आपने सुना होगा जो है कि
ओजोन होल के बारे में आप कि ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, द थैंकफुली लेस हार्मफुल एंड केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन द प्लेस ऑफ CFS। यानी ये प्रोसेस करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें एक बड़े हार्मफुल की तरफ आपको ले जाएगा। In addition to the above and mentioned, the gases, the automobile which burn diesels and petrol also produce teeny particles which remain is suspended in air long and petroleum. Figure up 8.3. 8.3, they reduce visibility when inhaled. The gases such as particles are also produced during the industrial process and like steel making and mining. Power plants give out tiny ash and particles which also polluted the atmosphere। जैसा कि मैंने बताया कि 18.3 फिगर में आपको दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल्स के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे जो गैसेज होते हैं फालतू के, जो हमारे एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान भी जो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, माइनिंग के द्वारा जो होता है, और प्लांट्स के द्वारा जो हम उसको जलाते हैं, ये जो ईंधन हम जलाते हैं, उससे भी बहुत सारी समस्याएं हमको दिखाई देता है। आप देख लीजिए एक बार फिर से, मैं आपको ये फिगर दिखा देता हूँ ऑटोमोबाइल्स के, किस तरीके से ये धुआं आप देख रहे हैं ना, स्मॉग निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। आप एक्टिविटी में आपको अगर चाहेंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइएगा, तो मैं एक्टिविटी के बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर देखिए ये चीज़ें हैं, जैसे कि एक्टिविटी 18.3 को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। 18.3 केसेस स्टडी द ताजमहल के ऊपर हम देखेंगे। इसमें लिखा है कि ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडिया इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। फिगर 18.4 हैज़ बिकम, आपको मैं पहले फिगर दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न and experts have warned that population in air are discoloring its white marbles. So it is not only living organisms that get affected by populated air, but non-living things like buildings, monuments and statues also get affected। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो केस स्टडी ताजमहल में आप देख रहे हैं कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि भारत की जो सबसे वंडर थिंग्स है ताजमहल, जो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी आश्चर्य है, जो मैं आपको फिगर 18.4 में दिखा रहा हूँ। ये आज बहुत बड़ा जो हमें एक चेतावनी दी गई है कि अगर हम अपने एयर पोल्यूशन को नहीं रोकते हैं तो जो ये हेरिटेज के रूप में हमारा जो ताजमहल है, न केवल ताजमहल बल्कि जो भी बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स हैं या स्टैचू हैं, ये सभी अफेक्टेड होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। तो इस पे हमें बहुत रोकथाम करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड लाइक आगरा, लाइक रबर प्रोसेसिंग एंड ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी। यानी आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्रीज लोकेटेड एरियाज हैं हमारे आगरा के आसपास, जो रबर प्रोसेस ऑटोमोबाइल्स की चीज़ें हैं, जो केमिकल्स हैं, ये कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ा इसमें एक मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा, मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम केस कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है और इससे निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेस हैं, हार्मफुल जो फॉग्स हैं और स्मोक्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा डिसअपॉइंटेड करता है। तो हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है। और ये इसमें जो हमारा पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर है, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये एक बहुत बड़ा केस हमें डिफेक्ट करते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि इसके रिएक्ट क्या होते हैं। कह रहा है गैसेस रिएक्ट विद द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू द फॉर्म एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दैट्स एसिड्स ग्रो एंड ड्रॉप डाउन विद द रेन एंड मेकिंग द रेन एसिडिक एंड दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी ये जाकर हमारे जो ये नाइट्रिक एसिड है और जो एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर पे जाकर छप जाते हैं और इन्हीं के कारण जो है बारिश होती है। और वो बारिश पानी की नहीं होती है बल्कि एसिड बारिश होती है। और इसी के कारण जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, या फिर केवल हम बिल्डिंग को ही नहीं कह सकते, ये हमारे शरीर को भी बहुत बड़ा हानिकारक पहुंचाता है। स्टैचू आपका में हो या फिर कोई मोनूमेंट्स हो या कोई बिल्डिंग हो, सबको ये यानी
सजीव और निर्जीव यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को ये अफेक्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। और एसिड रेन जो होता है ये कहीं ना कहीं मार्बल्स, मोनूमेंट्स और फोनोमेंट्स जो होते हैं इनको कॉल्ड मार्बेबल कैंसर कहते हैं। और suspended and particulate matter such as the soot particles emitted by the Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of marble। यही कारण है कि जो वाइट हमारा मार्बल है जो हमारे ताजमहल का या किसी भी मोनूमेंट्स या किसी भी बिल्डिंग की, तो वो कहीं ना कहीं पीलापन होता चला जा रहा है। येलोइंग मैंने बताया, यहाँ पे एक शब्द है, आप इसको देख सकते हैं, येलोइंग द मार्बल। यानी द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सर्वल स्टेप्स टू द सेव द ताज। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर बहुत बड़ा एहतियात बरतने के कारण उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे मैं आपको इसमें से कुछ स्टेप्स की वर्णन कर सकता हूँ। खासतौर पे कह रहा है जो ताज को लेकर कहा गया कि इट हैज ऑर्डर द इंडस्ट्रीज टू स्विच ऑन द क्लीनर एंड फ्यूल लाइक सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस एंड एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड मोर इवर द ऑटोमोबाइल्स शुड स्विच ओवर टू अनलोडेड पेट्रोल इन ताज जोन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो इंडस्ट्रीज हमारा है उसको हमें साफ सुथरा रखना है। खासतौर पे हमको सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है एंड एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। मोर इवर अगर ऑटोमोबाइल्स हमको चलाना भी चाहिए तो वो कह रहे हैं कि आपको अनक्लीन पेट्रोल को ताज जोन से बाहर रखना होगा। यानी ये हमने पूर्व बकायदे सुप्रीम कोर्ट इस पर डिस्कस करके एक कमेटी भी बनाई थी, डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी दैट दे हैव टू हैव अबाउट दैट द कंडीशन ऑफ ताज 20 और 30 ईयर्स एगो। यानी कह रहा है कि अगर आप अपने किसी बड़े लोगों से अगर डिस्कस करेंगे ताज को लेकर तो आप देखेंगे कि 20 या 30 साल पहले की ताजमहल कैसे दिखती थी। तो ट्राई टू प्रोड्यूस अ पिक्चर ऑफ ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक। आप अपनी स्क्रैप बुक पे प्रयास कर सकते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो आज आप ताज देख रहे हैं और 20-25 साल पहले अगर वो ताज आप देखे होंगे, अगर अपने बड़े बुजुर्ग से आप बात करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आप पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये हमारा जो फिगर 18.4 है, एक बार मैं फिर इसको आपको दिखाना चाहूँगा, आप अच्छे से देखिए और आप अपने एल्डर से डिस्कशन भी करिएगा।